हेलो। आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग के बारे में, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है और इन्होंने तिब्बत का दौरा किया है। और क्या ये वेकअप कॉल है इंडिया के लिए, वेकअप अलार्म है इंडिया के लिए? इस पूरी बातों को हम चर्चा करेंगे। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरों में ये न्यूज़ कवर की जा रही है कि शी जिनपिंग विजिट्स तिब्बत बॉर्डर रीजन फर्स्ट बाय चाइनीज लीडर इन ईयर्स। फिर द इकोनॉमिस्ट ने भी इसे कवर किया है एंड वॉशिंगटन पोस्ट ने भी। शी जिनपिंग फर्स्ट चाइनीज प्रेसिडेंट टू विजिट तिब्बत इन 30 ईयर्स। एंड तो अब हम जान लेते हैं कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो क्यों, मतलब वो 30 सालों में पहले ऐसे चाइनीज़ राष्ट्रपति होते जो तिब्बत का दौरा करते हैं। ये इतना बड़ा तिब्बत है और चाइना जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा। तो चाइना का करीब करीब अगर हम देखें तो 25% लैंड एरिया लेता है तिब्बत। तो तिब्बत में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो आखिर में 30 सालों के बाद क्यों आया? हालांकि मैं बता दूं कि जो कि शी जिनपिंग है, जो कि 2011 में भी तिब्बत का दौरा किया था, लेकिन वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं किए थे, बल्कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किए थे। जब तिब्बत और चाइना का जो एकीकरण हुआ था उसका 60वीं वर्ष पूरा हुआ था। और ये 2021 में इसलिए यहाँ पर है क्योंकि 70वीं वर्ष पूरा हुआ है, क्योंकि 21 जुलाई 1951 को ही ट्रीटी साइन हुई थी तिब्बतियन अथॉरिटी और फिर से चाइनीज़ अथॉरिटी के बीच की, जो कि चाइना है उसी में तिब्बत मिल जाएगा। तो जो भारत का है, भारत और चाइना कभी भी मतलब कि पड़ोसी देश नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा तो चाइना डायरेक्ट पड़ोसी देश बन गया भारत का। तो वो कैसे? क्योंकि उसने तिब्बत पर पूरी तरीक़ा से कहिए कि तिब्बत को अपने में मिला लिया या हड़प लिया। तो दोनों सही है। एक तरीक़ा से अगर आप ऑफिशियली देखें तो वो मिला लिया है, और अनऑफिशियली देखें तिब्बतियन लोगों के मुताबिक तो इसने इसे हड़प लिया है। क्योंकि जो तिब्बत के जो लोग, अधिकतर लोग, वो नहीं मानते हैं कि ये जो ट्रीटी साइन किया गया था वो सही था। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो तिब्बत था वो 1911 से लेकर के 1951 तक वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह वो व्यवहार भी करता था। और चाइना जो था, चाइना का तिब्बत से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो तिब्बत है वो एक ऑटोनोमस रीजन है। मीन्स चाइना इसे ऑटोनोमी कुछ देता है, कुछ इसे स्वायत्तता देता है। जैसे भारत मणिपुर को देता है, नागालैंड को देता है, मिजोरम को देता है, बिल्कुल वैसे ही चाइना भी इसको देता है। लेकिन भारत और चाइना के ऑटोनॉमी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत के पास है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत को अपने लोगों को जवाब देना है, भारत के लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी अपनी है। लेकिन चाइना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, वन पार्टी स्टेट है। यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना है। तो इसीलिए जो चाइना की जो ऑटोनॉमी है, चाइना ने जिसको ऑटोनॉमी दिया है वो बहुत अंतर है, और भारत ने जिसको ऑटोनॉमी दिया उसमें दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि भारत को अपने लोगों को जवाब देने के, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो ये वहाँ पर आखिर में करने क्या गए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो तिब्बत का अपना झंडा है, जो कि तिब्बत जब आज़ाद था उस समय भी ये झंडा था, और तिब्बत आज के डेट में जो कि एग्जाइल तिबेटियंस जो है वो भी इस झंडा का इस्तेमाल करते, बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारा कंट्री बनता है तो हम इसे ही अपना फ्लैग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम तिब्बत के कुछ पॉलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो तिब्बत जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर काम किया जब 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 चाइना का क्विंग डायनेस्टी जो वहाँ पर 300 सालों तक राज किया था, लेकिन उसका अंत 1912 में हो गया, विघटन हो गया क्विंग डायनेस्टी का। जैसे ही विघटन होता है वैसे ही तिब्बत खुद को आज़ाद घोषित कर लेता है 1912 में, और उसके बाद में 1951 तक वो इंडिपेंडेंट ही रहता है, जब तक उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मीन्स आज की चाइना, उस पर एनेक्स नहीं कर लेती है, मीन्स हमला नहीं कर लेती है और अपने कम में नहीं मिला लेती है। तो ये है इंडिया, एंड ये है बीच में, अगर आप देखिएगा तो एक बफर जोन का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत। लेकिन चाइना इसे अपने कब्जे में कर लिया। मीन्स डायरेक्ट भारत के जो बोला जाता है कि द्वार पर, ऐसे डोर पर, वहाँ पर वो खड़ा हो चुका है चाइना। इसलिए भारत इसे लेकर कंसर्न है। तो जैसे कि अगर हम इस फोटो को देखें तो ये जो तिब्बत का जो कैपिटल है वो उसे ल्हासा कहते हैं। लासा नहीं, सॉरी, ल्हासा, LHASA, लहासा। तो लहासा बोलते हैं बट उसे लासा बोलते हैं। तो लासा में एक ये है, ये जिसे मैंने इंसर्कल किया, उसे पटोला
पोटला प्लेस बोलते हैं। तो पोटला प्लेस जो होता है वो एक विंटर पैलेस जो था 1649 से 1959 तक, जब तक दलाई लामा वहाँ से भागकर भारत नहीं आ गए। उसके बाद से उसको म्यूजियम बना दिया गया और 1994 के बाद तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, इसको पोटला पैलेस को, इसको पोटला पैलेस को। तो पोटला पैलेस जो है वो लासा में है, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर, क्योंकि जो तिब्बत जो था वो एक थियोक्रेटिक स्टेट की तरह था, मीन्स रिलीजियस जो लीडर जो थे वो सुप्रीम लीडर की तरह काम करते थे, मीन्स एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करते थे, और प्रेसिडेंट को भी सुपरसीड कर देते थे उनके, क्योंकि उनका डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होता था। और आज की डेट का अगर आप देखें कोई थियोक्रेटिक स्टेट तो वो है ईरान, जैसे ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला अली खुमैनी है, वैसे ही। हालांकि हम तिब्बतिन पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर जो तिब्बत में जो धर्म चलता है वो बुद्धिज़्म चलता है, तिब्बतियन बुद्धिज़्म। तो तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो वो बुद्धिस्ट में बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे जैसे हीनयान बुद्धिज़्म है, महायान बुद्धिज़्म है, वैसे तिब्बतियन बुद्धिज़्म भी हीनयान बुद्धिज़्म का ही एक पार्ट है, आप उसे बोल सकते हैं। तो ये तिब्बत मोन्यूमेंट्स जो है वो लासा में, और बहुत ही शानदार है, वहाँ का रिच कल्चर बहुत ही शानदार। और उसके जो सुप्रीम हेड आप उन्हें बोल सकते हैं दलाई लामा, सुप्रीम हेड जो कि तिब्बत के होते हैं वो दलाई लामा उनको कहा जाता है। तो ये 14वें दलाई लामा है। हालांकि इनका असली नाम तेंजिंग ग्यात्सो है, जो कि एज ए रिफ्यूजी के तौर पर इंडिया में रहते हैं, इंडिया के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं। और आप अगर थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते, तो आप इनको आए दिन टीवी चैनल्स में देखते मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर ऐसे जैसे कि चाइना और तिब्बत के बीच जो ये टेंशन्स है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है जब से वहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सत्ता में आ जाती है। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा कर लेती है, पूरे चीन पर कब्जा कर लेती है, और वहाँ पर अपने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करती है। तो उसके बाद से उसकी नज़र पड़ती है तिब्बत पर। तो तिब्बत को वो अपने मिलाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन वो शुरुआती तौर पर सफल नहीं हो पाती है। तो उसने एक शांति का रास्ता अपनाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, और 17 पॉइंट एग्रीमेंट करते हैं वो लोग तिब्बत के कुछ अथॉरिटी के साथ, जिसे आज की डेट में अगर आप एग्जाइल्ड तिब्बतियन गवर्नमेंट से पूछे कि क्या आप इसे मान्यता देते हैं, तो वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम इसे मान्यता नहीं देते हैं। तो वहाँ पर डेलीगेट जो होते हैं 14 दलाई लामा के, इन्हें तेंजिंग ग्यात्सो जी का, ये लोग जाते हैं और वहाँ पर वो लोग पीस ट्रीटी एज अ साइन करता है 17 पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट के नाम से। पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ चाइना से वो लोग पीस ट्रीटी साइन करते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि तिब्बत पर पूरी तरीके से संप्रभुता है चाइना का, और इसके बदले चाइना जो है वो तिब्बत के लोगों को फ्रीडम देगा, ताकि वो लोग अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, अपने फेथ में अच्छे से बिलीव कर पाए, उनकी मोनास्ट्री में कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रॉमिस वहाँ की गवर्नमेंट करती है, माओ त्से-तुंग करते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर माओ त्से-तुंग जो होते हैं, जैसे ही पीस ट्रीटी साइन होता है तो वहाँ के मोनास्ट्री को तोड़ना फोड़ना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माओ त्से-तुंग जो थे वो एक मतलब कि एक कंट्री का आप हेड बोल सकते हैं, उससे पहले वो एक पार्टी के हेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो एथिस्ट की पार्टी, वो नास्तिक लोग होते हैं। तो ये जो होते हैं वहाँ की मोनेस्ट्री को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, और वो लोग बोलता है कि तिब्बतियन लोग कि इन्होंने बिट्रे कर दिया उन लोगों के साथ पीस ट्रीटी साइन करके, बिट्रे कर दिया और हड़प लिया, और वहाँ के काफ़ी सारे मोनेस्ट्री को तोड़ दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया, माओ त्से-तुंग ने ऑर्डर दिया और मार दिया गया। तो उसके बाद से बहुत सारा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया। उसके बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि जैसे कि ये तो चला, लेकिन 1959 में वहाँ के जो दलाई लामा है वो भागकर इंडिया आ गया, और बहुत सारे तिब्बतियंस भागकर इंडिया आ गए, और इंडिया ने उनको शरण दिया, और वो लोग धर्मशाला में ऐसा अपना एग्जाइल गवर्नमेंट के रूप में काम चलाता है। लेकिन आज की डेट में पिछले पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें कि चाइना और तिब्बत के बीच की समस्या क्या है दलाई लामा को लेकर, क्योंकि दलाई लामा जो है उनका सक्सेशन चुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल आप प्रोसीजर्स अपनाया जाता है। तो देखिए 14 दलाई लामा है, उनका उम्र जो है वो 88 ईयर्स हो चुका है। अब 88 ईयर्स हो चुका है मीन्स आने वाले कुछ दिनों में वो, भाई जीवन है वो एक मानव है, तो उनका अंत आना, हर मानव का एक ना एक दिन अंत आएगा, तो उनका भी अंत आएगा, ऐसा उन्हें भी लगता है। तो
तो 15वां दलाई लामा को चुना जाना है। और 15वां दलाई लामा जो है, कोई भी दलाई लामा, वो चुना जाता है एज अ इनकारनेशन, मीन्स माना जाता है तिब्बतियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में कि ऐसा दलाई लामा चुना जाएगा अवतार के रूप में। मीन्स ये लोग दलाई लामा जो होते हैं वो तिब्बतियन बुद्धिज्म कहते हैं कि ये लोग बुद्ध के अवतार होते हैं। और ये लोग दलाई लामा, जैसे 14वें दलाई लामा है, वो 15वें दलाई लामा तब बनेंगे जब यही अवतरित लेंगे एक बच्चा के रूप में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जो कि एथिस्ट गवर्नमेंट है, जो कि एक नास्तिक सरकार है चाइना बीजिंग में, वो बोल रही है कि अगला जो दलाई लामा है उसे मैं चुनूंगा। मीन्स आप सोचिए कि इसका मतलब एक नास्तिक सरकार कैसे चुन सकती है, कोई एक मतलब धार्मिक चीज़ों में कैसे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकती है। हालांकि दलाई लामा डिनाई कर चुके हैं कि बिल्कुल अगला जो दलाई लामा होगा वो चाइना में बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो भारत में मिल सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो आजकल इस सप्ताह तिब्बत में किस लिए आए, तो वो सबसे पहले तो वो काफ़ी सालों 30 सालों के बाद करीब तिब्बत में आए हैं। तो वो इसलिए आए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो भारत के साथ जो पिछले साल गलवान वैली में लड़ाई हुआ, उसके बाद उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा है, उनकी मिलिट्री ऑफेंसिव तौर पर जाने वाली है कि नहीं है, वो कोऑर्सिव अप्रोच को अपना सकती है या नहीं है। इसलिए वो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो उस पर गए, जो भारत से सीमा लगती है उस पर गए, और उसे उन्होंने इंस्पेक्ट किया, उसे उन्होंने जांचा। और वहाँ पर स्ट्रेटजिक रेलवे लाइन है, उसे भी उन्होंने जांचा। वहाँ पर बुलेट ट्रेन बनाया गया है, तो उसे भी उन्होंने जांचा कि वो आखिर में कैसा हो रहा है, हमारे अधिक से अधिक सैनिक यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ सकते हैं कि नहीं है। और चाइना का जो ऑफिशियल जो कि मीडिया एजेंसी है, जिसे सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी बोलते हैं, उसने बोला है कि जो शी जिनपिंग है वो 21 जुलाई 2021 को यानी वेडनेसडे को तिब्बत आए, और 3 दिन का उनका ये दौरा था। और वो वहाँ पर एक मतलब कि तिब्बत का एक शहर है न्यांगची, वहाँ पर ये उतरे। और वहाँ पर न्यांगची में ये उतरते हैं। और क्योंकि न्यांगची जो शहर होता है वो जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अमृतसर से लाहौर जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी, आप इसी समझ सकते हैं। बोला जाता है कि अमृतसर लाहौर बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर से ये न्यांगची शहर, जहाँ पर शी जिनपिंग जिस एयरपोर्ट पर वो लैंड किए, वो मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए वो इंडिया के ऐसा कहा जा रहा है ऐसा डोर पर चाइना खड़ा हो चुका है। और सिन्हुआ ने ये भी रिपोर्ट किया कि मिस्टर शी जो हैं, शी जिनपिंग जो हैं, वो जो कि न्यांग रिवर पर एक ब्रिज बन रहा है उसे भी वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसे भी वो जांच रहे थे, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही बना है। और क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है न्यांग, उसी पर ये बना, और ब्रह्मपुत्रा नदी भी है वो भी ओरिजिनेट होता है तिब्बत से ही। और वहाँ पर नांगची जो टाउन है, नांगची जो शहर है, वहाँ पर और नांगची शहर को जोड़ने के लिए सिंगचुआन तिब्बत रेलवे बनाया गया, जहाँ पर बहुत ही शानदार बुलेट ट्रेन चलाया गया है। और वहाँ पर नांगची जो टाउन है, वहाँ से जो शी जिनपिंग है वो लासा एज अ ट्रैवल किए उस बुलेट ट्रेन से। और वो पोटला पैलेस भी गए, जो पोटला पैलेस मैंने दिखाया था कि वो पहले दलाई लामा का घर हुआ करता था, ये जैसे जिसे मैंने इंसर्कल किया है, वो पहले दलाई लामा का घर हुआ करता था, तो वहाँ पर भी ये गए हैं। और फिर से सी जो हैं वो 23 जुलाई को यानी लास्ट डे को अपने सोल्जर से मिलते हैं, अपने सैनिकों से मिलते हैं, और उनको एज अ मोटिवेशन देते हैं। और तिब्बत मिलिट्री कमांड जो उनका एक कमांड होता है, जैसे कि हम लोग का होता है सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, वैसे उनका कमांड, तो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी से के जवानों से मिलते हैं, ऑफिसर से मिलते हैं, और वो उनकी तैयारी को वो अच्छे से देखते हैं, और बोलते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी, मिलिट्री आइडियोलॉजी को तिब्बत में एनी हाउ इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो चाहे फोर्सफुली ही क्यों नहीं हो। हालांकि कोई भी सरकार ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो फोर्सफुली उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, हालांकि चाइना एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल ये कर सकता है। और वहाँ पर ज़बरदस्त डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहा है, वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है। और पहली बार वहाँ पर तिब्बत में पहला बुलेट ट्रेन भी चलाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के काफ़ी करीब है। और क्योंकि वहाँ की जो चाइना स्टेट रेलवे जो ग्रुप है वो बोला है कि वो 435 किलोमीटर का रेलवे लाइन बना दिया, 435 किलोमीटर का, और वो भी 160 किलोमीटर के प्रति
रफ्तार से, क्योंकि अगर वो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन से नाकची अगर शहर आना चाहते हैं तो मात्र 3.5 घंटा में ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। लासा सांची रेल उसमें से एक है, क्योंकि वहाँ पर दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, यानी वो लोग मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है वो उनके साउथ तिब्बत का पार्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश पर शायद वो लोग इन्वेट करना चाहते हो, इसलिए इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है कि वो आखिर में कैसे चाइना को टैकल करता है। हालांकि मैं यहाँ पर एक कोटेशन को कोट करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल बोला था, जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, कि दोज हु आर वीक कैन नेवर इंटीमेट पीस, ब्रेवरी इज अ प्रीक्यूसाइट फॉर पीस, यानी जो कमज़ोर है वो कभी भी शांति के लिए शुरुआत नहीं कर सकता है। उसके लिए वीरता सबसे पहली आपकी गारंटी होनी चाहिए, आपकी शर्त होनी चाहिए। सो थैंक्स। आपके मेरे वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए, और इस वीडियो को PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।